चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। और अब हम एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन देखने जा रहे हैं जिसमें मतलब हमें कस्टमर ने एडवांस दिया, कस्टमर ने, कि भाई उसके लिए हम गुड्स तैयार करें, और फिर हम आगे कस्टमर के लिए गुड्स खरीदते हैं, वो भी उधार पे। तो पेबल भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटल भी हो रहा है। तो आएँ ज़रा देखते हैं जनाब, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरीके से इसको हमने हैंडल करना है। सर हमारे पास ये कह रहे हैं जनाब, माइकल लिमिटेड इज़ अ कमर्शियल ट्रेडर, हू इज़ अ कमर्शियल ट्रेडर, जो एक मार्केट से चीज़ खरीदता है और एज इट इज़ बगैर वैल्यू एडिशन के दूसरी मार्केट में उठा के बेच देता है। ठीक है जी। सर ये यूएसए से गुड्स खरीदता है, ठीक है जी, एंड सेल्स इट इन डिफरेंट मार्केट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी, हम कुछ पाकिस्तान में भी बेचते हैं, कुछ यूनाइटेड किंगडम में बेच देते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2022 द कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। साल के शुरू के 7 महीनों में ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई, 10 फ़ेब को हुई, 12 मार्च 12 अप्रैल को हुई, 25 मई को हुई, 12 जुलाई को हुई। सर करेंसी के रेट्स भी दिए हुए हैं। द कंपनी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका मतलब सर मेरे जो रिपोर्टिंग डेट्स हैं वो एक नहीं है, ईयर एंड नहीं है, 4 क्वार्टर्स हैं। हर क्वार्टर के एंड पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। तो इसका मतलब है सर, अगर मैं ऊपर ट्रांजैक्शंस देखूँ तो इसमें तो मेरे 7 महीने हैं, तो 2 क्वार्टर एंड आए होंगे। मार्च आया होगा एक, और फिर जून आया होगा, ऐसा? तो सर अगर मैं डेट्स निकालूं, 1 जनवरी की डेट्स, 1 जनवरी है सर, फिर एक ट्रांजैक्शन हुई है 10 फ़ेब को, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 10 फ़ेब के बाद अप्रैल आ रहा है, लेकिन सर बीच में 31 मार्च आया होगा, ये हमारा रिपोर्टिंग डेट है। फिर जी, फिर 12 फ़ेब और मई आए हैं, 12 अप्रैल और मई, 12 अप्रैल और सर 25 मई। लेकिन सर मई के बाद हमारा फिर जून आया होगा, जून हमारा सर रिपोर्टिंग डेट है, तो हमारे पास सर फिर 30 जून भी आया होगा। फिर हमारे पास आ रहा है सर 12 जुलाई। इसका मतलब है सर ये हमारे पास की डेट्स है जिस पे हमने अकाउंटिंग करनी है, देखनी है कि अगर जरूरत है तो हम अकाउंटिंग करेंगे, ऐसा है सर। तो चलें सर, 1 जनवरी को क्या ट्रांजैक्शन हुई, 10 फ़ेब को क्या हुई, एक एक करके देखना शुरू करते हैं जी। 1 जनवरी को हमें कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ 16,000 GBP। कस्टमर से एडवांस रिसीव हो रहा है, कस्टमर से, ठीक है जी। तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, 1 जनवरी 22 को मुझे पैसा मिला है, तो जिस डेट का रेट है वही आप ले लें। सर कैश डेबिट करें, कितने से बाबू, कितने सर, मेरे पास 16,000 इंटू GBPs मिले, यस सर, तो 305 रुपए का 1 GBP है, 16,000 इंटू 305। अब बताएं सर ये बनता कितना है? ये मेरे पास बनता है सर 4.88 मिलियन। और मेरे पास सर एक लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब मुझे खुद एक बात बताओ, क्या ये लायबिलिटी आपने कैश पे करके सेटल करनी है? नहीं सर, ये लायबिलिटी हमने गुड्स दे के सेटल करनी है। अगर ये लायबिलिटी आपने मेरे बच्चों गुड्स दे के सेटल करनी है तो फिर मॉनेटरी लायबिलिटी तो नहीं हुई ना, ये तो मॉनेटरी लायबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि मॉनेटरी लायबिलिटी का मतलब क्या है, मॉनेटरी पेबल का मतलब क्या है, वो जो कैश में सेटल हुई, तो कैश में सेटल ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो या एडवांस टू सप्लायर हो, दोनों मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, दोनों की फॉरेन करेंसी में रीमेजरमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। फिर क्या हुआ जी, 10 फ़ेब को हमने गुड्स खरीदी $40,000 की, इसी कस्टमर के लिए, लेकिन क्रेडिट पे। तो $40,000 की अगर हमने गुड्स खरीदी होंगी, तो हमने खरीदी है किस तारीख को, 10 फ़ेब को। अब हमने एंट्री पास की होगी सर, इन्वेंट्री डेबिट $40,000। अब $40,000 10 फ़ेब पे कितने के थे? सर 10 फ़ेब पे डॉलर था 214 रुपए का। सर ये मेरे पास बनता है जनाब 8.56 मिलियन। और सर मेरे पास से पेबल क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि मैंने कैश कोई 1 रुपए का पे नहीं किया। सेम 40,000 इंटू 214, ऐसा।
सर कितना आता है ये? 8.56 मिलियन। डन। दो ट्रांजैक्शंस, कुछ एडवांस ले लिया और हमने सर कस्टमर के लिए गुड्स परचेज कर लिए और अभी तक हमने कोई पैसा पे नहीं किया। हाँ, कस्टमर से ले जरूर चुके हैं थोड़ा बहुत पैसा। फिर जी दो ट्रांजैक्शन हो गई जी। अब हमारे पास आता है सर 10 फेब के बाद 31 मार्च, ये है हमारा रिपोर्टिंग डेट। अब बताएं, मेरी बुक्स में दो आइटम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये नॉन मॉनिटरी है, इसको रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक पेबल आ रहा है, ये रीमेजर जरूर होगा, ये रीमेजर जरूर होगा क्योंकि ये पेबल हमने कैश में पे करना है, तो ये एक मॉनिटरी आइटम है। तो अब बताएं सर, हमने 31 मार्च को इस पेबल को, जो कि 214 रुपए के डॉलर रेट पे खड़ा हुआ है, सर 31 मार्च में ये 219 के डॉलर रेट पे चला गया, 5 रुपए डॉलर महंगा हो गया। तो मैं एंट्री पास करूंगा मेरे बच्चों, पेबल को मैं बढ़ाऊंगा, पेबल क्रेडिट 40,000 इंटू 5, इसका मतलब है 2 लाख रुपए से मेरा पेबल बढ़ गया। और सर जब पेबल बढ़ जाता है तो मुझे क्या हुआ है सर? एक्सचेंज लॉस हुआ है। ये लॉस जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 लाख। ऐसा सर याद रखिएगा, हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को जो कि 305 रुपए के रेट पे था उसको नहीं छेड़ा, क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम नहीं है। मॉनेटरी आइटम सिर्फ रीमेजर होंगे सर हर रिपोर्टिंग डेट पे। तो सर हमने अपना मॉनेटरी आइटम पेबल रीमेजर कर दिया। अब आते हैं सर हम 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को हुआ ये कि सर हमने पेमेंट की है सर गुड्स के लिए $40,000 हमने पे ऑफ कर दिए। ठीक है जी, यानी हमने सर कब पे ऑफ किया? ये 12 अप्रैल को। तो सर कर दें, पे ऑफ कर दें, जो पेबल खड़ा है सर वो पे ऑफ कर दें। 12 अप्रैल सॉरी, सर हमने कैश पे किया, हमने $40,000 पे किए। अच्छा भाई, उस दिन कोई रेट आ रहा है $40,000? उस दिन क्या रेट आ रहा है सर? 217 रुपए होगा। डॉलर सस्ता हो गया, अच्छी बात है, कम पैसे देने होंगे हमें। 217 के हिसाब से बताओ हमने कितने पैसे दिए होंगे? सर हमने पे किया जनाब 8.68 मिलियन। अब बताओ हमारा पेबल आ कितना रहा है? सर हमारा पेबल जो आ रहा है ना, वो आ रहा है सर 8.56 और 2 लाख, 8,560,000 प्लस 2 लाख, ये सर 8,76,000। तो आप अपना पेबल डेबिट कर दें। एट सेवन सिक्स ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो। और ये आया कैसे? ये आया इस तरह कि 8,560,000 प्लस 2 लाख। अब बताएं सर, मुझे तो गेन हो गया, गेन हो गया सर। मुझे सर 8.76 मिलियन की लाइबिलिटी पे करने के लिए सिर्फ 8.68 मिलियन पे करने पड़े। तो मुझे सर गेन हुआ है कोई 80,000 रुपए का। तो मैं गेन को रिकॉर्ड कर लूं, डॉलर सस्ता हो गया ना, कम पैसे देने पड़े। एक्सचेंज गेन 40,000 इंटू 2 रुपए, खलास, डन है जी। सर हमारा मॉनेटरी आइटम सफा अस्ती से मिट गया। ठीक है जी, चलो जी आगे जाओ जी। अब बताओ हम जी आ चुके हैं 12 अप्रैल तक। 25 में हमने गुड्स डिलीवर कर दी कस्टमर को, सेल्स बुक कर दी। कस्टमर से 16,000 जीबीपी ऑलरेडी लिए हुए थे, कस्टमर से 10,000 जीबीपी और ले लिए और 20,000 जीबीपी वो कह रहा है लेफ्ट ओवर। 16,000 एडवांस मिले थे। सवाल की जो है ना वो अपेरेंट अपीयरेंस थोड़ी सी जो है वो डॉजी है। 10,000 उसी दिन मिल गए ऑन डिलीवरी। और सर 20,000 जीबीपी वो कह रहा है बाद में देंगे, बाद में, बाद में। ऐसा ये बाद में मिलेगा। तो सर आए जरा इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने सेल्स की है। 3 टुकड़ों में सर चीजें आई हैं। सबसे पहले तो सर 12 अप्रैल के बाद हमारे पास ये ट्रांजैक्शन आ रही है कितनी? 10 मई को, 25 मई को सॉरी, 25 मई को आ रही है। अब बताएं सर 25 मई को जो ट्रांजैक्शन आ रही है सर, हमारे पास सेल्स क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन सर डेबिट क्या हुआ होगा? एक तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो हमने क्रिएट किया था वो खत्म करना है हमने। भाई गुड्स डिलीवर करने की बारी आ गई,
सर फिर हमें कुछ कैश मिला, पता है कितने, 10,000 GBPs। सर फिर हमें अकाउंट रिसीवेबल मजीद 20,000 GBPs आगे जाके मिलने हैं। अच्छा, एडवांस की तो फिगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो कितनी है जी, 4,880,000। सर कैश, जब मुझे कैश $10,000 मिला है सर 25 मई को, उस वक्त रेट चल रहा है 319 का, तो 319 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सर मेरे पास 10,000 इंटू 319 क्या आ रहा है सर, 3.19 मिलियन। और मेरे बच्चों मेरे पास $20,000 आए, ये बाद में मिलेंगे लेकिन क्रिएट तो अभी हो रहे हैं ना। तो 20,000 इंटू 319 जब मिलेंगे तो उस दिन के रेट से इसको जो है हम रिसीव कर लेंगे। अभी तो इतना ही है, हमें तो नहीं पता ना फ्यूचर में क्या रेट हो। अब इन सबको एडअप करके हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, सेल्स जिस तरह हम पीछे इन्वेंट्री की फिगर निकालते आ रहे हैं सर। बैलेंसिंग फिगर 4,880,000 प्लस सर हमारे पास ये आ गया जनाब 14.45 मिलियन। पक्का जी, 4 और 3 7 और 6 13, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारी सेल हो गई सर। लेकिन एक और एंट्री हमने पास करनी है, वो क्या जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। तो बताएं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री आज ही बनेगी क्या? इन्वेंट्री की कॉस्ट आपको पता है? हाँ सर, पहली एंट्री से ही, दूसरी एंट्री से पता चल जाएगा जब हमने परचेज किए थे गुड्स। कितने के परचेज किए थे सर? 8.56 मिलियन के, और ये नॉन मॉनिटरी था तो कभी चेंज ही नहीं हुआ ये। और हमारे पास से सर ये चला गया तो इन्वेंट्री क्रेडिट। खलास जी, ये दोनों एंट्रीज हमने पास की 25 मई को। अब बताएं आपकी बुक्स में कोई मॉनेटरी आइटम है? जी हाँ सर, बिल्कुल है मॉनेटरी आइटम मेरी बुक्स के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल नाम का एक मॉनेटरी आइटम आ रहा है, बिल्कुल ये है। और इस अकाउंट रिसीवेबल नाम के मॉनेटरी आइटम को मैं रीमेजर करूंगा। क्यों? 30 जून आ चुका है, 30 जून को मैं इसको करूंगा रीमेजर। अब बता, रीमेजर करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल सर खड़ा हुआ कितने के ऊपर? 319 रुपए के रेट पे। अब रेट क्या हो गया देखें, ये रेट के ऊपर 322 का रेट हो गया, तो 3 रुपए बढ़ गया सर GBP। तो मैं क्या करूं जनाब, अकाउंट रिसीवेबल मजीद बढ़ा दूं। सर मेरे पास कितने 20,000 GBP हैं जो रिसीवेबल है, मल्टीप्लाई बाय सर 319 और 322, 3 रुपए का फर्क, 60,000 रुपए का सर मेरे पास एक्सचेंज गेन आ गया। मेरा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। खलास जी। अब बताएं जी, हमारे पास 12 मई आता है सर, जिसको हमने ये पैसा रिसीव करना है। 12 मई को कह रहा है कि हमने रिमेनिंग अमाउंट रिसीव कर लिए कस्टमर से, यानी $20,000 या 20,000 GBP। सर उस वक्त रेट 320 हो चुका था, गिर गया भाई रेट, 322 से 320 हो गया। तो अब क्या करें सर हम? हमारे पास डेट क्या, 12 जुलाई, ये 10 जुलाई, 12 जुलाई। अब हमने एंट्री पास की सर, कैश डेबिट। सर मेरे पास $20,000, 20,000 GBP, और सर 320 रुपए का रेट चल रहा है। ये आ रहा है सर मेरे पास 6.4 मिलियन। और सर मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल गया, अकाउंट रिसीवेबल जो मेरे पास रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड है सर 6.38 मिलियन और 60,000। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सर 6.38 मिलियन प्लस 60,000, ये कितना बनता है देखें, 6.44 मिलियन। इसका मतलब है सर मुझे 40,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया, और उसका रीजन ये है कि $2 सस्ता हो गया, $2 GBP सस्ता हो गया, सॉरी। ठीक है जी, यानी ईयर एंड के ऊपर ये GBP 322 पे था और अल्टीमेटली 320 पे जाके सेटल हुआ, ऐसा। सर ये पूरी ट्रांजैक्शंस की ट्रेल आपके सामने है।
चलिए एक छोटा सा काम और भी हम करते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं हम। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं उसने। इस पूरे सवाल में सेल्स कितनी है सर? सर सेल्स है मेरे पास गालिबन कोई 14.45 मिलियन, ऐसा ले आए सर इसको। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितनी है भैया? सर 8.56। सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास जीपी कितना है जनाब, तो 14.45 माइनस 8.56, ये आता है सर मेरे पास 5.89 मिलियन का जीपी है। इस जीपी में एक्सचेंज गेन और लॉस जितना भी ऊपर आया है वो हम एडजस्ट कर देते हैं सर। ढूंढने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज गेन और लॉस कहाँ है सर। हमारे पास एक्सचेंज गेन और लॉस यहां आया, एक्सचेंज लॉस है माइनस में 2 लाख, फिर एक्सचेंज गेन यहां आया 80,000, ये मैंने प्लस में लिख दिया। एक्सचेंज गेन एक और आया 60,000, ये मैंने प्लस में लिख दिया। एक्सचेंज लॉस एक और आया 40,000। तो मेरे पास सर नेट जो एक्सचेंज गेन और लॉस है 1 लाख रुपए का। तो हमारे पास सर कोई 5.79 मिलियन का नेट प्रॉफिट आया है, 5.79 मिलियन का नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है जी, देख लीजिएगा इस तरह एग्जामिनर जो है वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसमें बनवा सकता है। ठीक है जी। दूसरा बड़ा एक वखरा काम आप ये कर सकते हो कि इस प्रॉफिट को भी रिकंसाइल कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी है, जो लेन देन था हो चुका है, तो जितना कैश रिसीव हुआ होगा और जितना पे हुआ होगा अगर उसको भी नेट करोगे ना तो यही प्रॉफिट आएगा। ये करना नहीं है, ऐसे ही सिखा रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। चलें एक और काम कर लेते हैं ऐसे ही अपने दिल की तसल्ली के लिए कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह की चीज़ देखी, सर यहाँ कैश रिसीव हो रहा है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, 4880 000 E3, फिर हमारे पास सर यहाँ कैश पे हो रहा है सर -8680 000, फिर हमारे पास सर यहाँ कैश रिसीव हो रहा है +3190 000, सर फिर हमारे पास यहाँ भी कैश रिसीव हो रहा है सर 6.4 मिलियन। ठीक है जी। सर ये अगर सब नेट करूं तो मेरे पास नेट कैश भी आता है 5790 000। भाई ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने सिखा दिया कि जो ट्रांजैक्शन मुकम्मल क्लोज हो जाए तो उसमें नेट जितना कैश रिसीव या पे हुआ होता है वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। खैर ये जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आई होप सर ये सवाल आपने देख लिया होगा। ये एक सवाल इनफ है, ये एक सवाल इनफ है, वेरी इंपॉर्टेंट अपने पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।